हेलो बच्चों, आज हम लोग टू टाइप्स के रेट को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट टाइम में जो कुछ चेंज देखने को मिलेगा वही कहलाएगा हमारा बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। आइए जानते हैं ये क्या है। इंस्टेंटेनियस रेट, शॉर्टली INST, इंस्टेंटेनियस, स्मॉल r रेट, ये हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन measured at particular instant या particular moment. The rate of reaction measured at particular instant या moment of time is called instantaneous rate. एक particular time में, माना कि वो particular time बच्चों t है, तो टी टाइम में जो हम रेट को मेजर्ड करेंगे, ज्ञात करेंगे, वही कहलाएगा हमारा बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। देखो नाम से पता चलता है इंस्टेंट टाइम, एक मोमेंट में, एक खास टाइम में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम रेट को मेजर्ड करते हैं तो वह कहलाएगा बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इसका डेफिनेशन आप डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट तो बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। और एक खास टाइम में, यानी इंस्टेंट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम में रेट को मेजर करेंगे बच्चों, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम चेंज होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम यूज हो रहा है। जैसे आपका ये रिएक्टेंट का स्लोप है, एक खास टाइम, सपोज करो इस जगह, इस टी टाइम में, तो टी टाइम में जितना कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम में रेट को बच्चों मेजर करेंगे, एक इंस्टेंट टाइम में अगर हम मेजर करेंगे, वहां जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा। इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे, स्मॉल डी से। आपको पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स डी स्मॉल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि इंस्टेंटेनियस टाइम में जब भी रेट चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो वेरी स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा कंसंट्रेशन में। इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग ऑलवेज डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे किससे बच्चों, स्मॉल डी से, जो कि स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मैं मान लेता हूं कि R गिव्स P, यह एक मेरा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कोई एक काल्पनिक रिएक्शन है। R इसमें रिएक्टेंट हुआ बच्चों, P प्रोडक्ट्स हुआ। और पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था कि रिएक्टेंट का स्लोप ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो देखो y के अलॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, x के अलॉन्ग टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जो रेट को बयां करेगी। और स्लोप देखो किधर से आ रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है,
तो डिसअपियर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमें अगर इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाना हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज को दिखाना हो, ये जो हमारा स्लोप है रिएक्टेंट का, इसमें हमें एक क्या करना है बच्चों, टेंजेंट को ड्रॉ कर लेना है। चलिए हम एक टेंजेंट ड्रॉइंग करते हैं। एक टेंजेंट हमने यहां पर ड्रॉ कर ली। अब यहां पर क्या हुआ कि मानो कि ये यहां पर समय है हमारा बच्चों t, तो t समय में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया। देखो एक पर्टिकुलर टाइम हुआ मेरा t, यहां दो टाइम नहीं है, यहां एक सिंगल टाइम है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो टी टाइम सिंगल टाइम पर्टिकुलर टाइम हुआ। तो एक पर्टिकुलर टाइम टी पर हमने क्या देखा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया। देखो यहां से यहां स्मॉल चेंज आया। तो पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया। स्मॉल change in concentration of reactant at particular time t। तो जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट को स्लोप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्लोप में हम क्या ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, एक टेंजेंट को ड्राइंग कर लेंगे। ठीक, और टेंजेंट का इस बिंदु पर मान लेते हैं यहां मेरा टाइम कितना बच्चों, t। ये पर्टिकुलर टाइम, ये इंस्टेंट टाइम, एक मोमेंट हुआ t। और टी टाइम में हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया। देखो कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां एक स्मॉल चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक, कितना चेंज आया, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर, डी क्या हुआ बच्चों, स्मॉल, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो स्मॉल चेंज इन concentration of reactant, D concentration of R। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल चेंज इन concentration of reactant। और जब स्मॉल चेंज हुआ concentration of reactant में, तो टाइम भी स्मॉल लगा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम लगा है, तो यहां टाइम हो जाएगा बच्चों dt। यानी इस चेंज होने में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज आई उसमें स्मॉल टाइम लगा, कितना बच्चों, dt। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। यानी एक सिंपल वे में बोले तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू रेट होता है, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन नीचे में टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू क्या होगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, यानी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन डी टी। अब यहां माइनस क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, जब हम रिएक्टेंट के रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पहले यहां क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस। तो माइनस का यहां अर्थ हुआ कि रेट डिक्रीज नहीं कर रहा है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सूचना दे रहा है आपको कि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग, इसीलिए हम लोग यहां पर नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम रिएक्टेंट के किसी भी रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिएक्टेंट के साथ यहां पर बच्चों ऑलवेज क्या करना है, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करना है। और नेगेटिव साइन
किसको बयां करती है? निगेटिव साइन ये बयां करती है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को डिजाइन करने का तरीका हुआ, और हमने यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट डिजाइन किया किसका? रिएक्टेंट का। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, और जब भी पर्टिकुलर टाइम में चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन में तो स्मॉल चेंज आएगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, इसलिए हो जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। ठीक, तो ये हमारा नेगेटिव स्लोप देगा, निगेटिव। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स को दिखाएं तो प्रोडक्ट का स्लोप क्या मैंने सिखाया था? ऑरिजिन से किधर जाएगा? ऊपर, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, एपियर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए इसका स्लोप नीचे से ऊपर जाएगा। और अगर आपको क्या मैंने सिखाया कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाना हो तो स्लोप में क्या करना है बच्चों? एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेना है। चलिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, और यहां हमने टाइम, पर्टिकुलर टाइम क्या मान ली बच्चों? t। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम t पर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया, कितना? dp, स्मॉल चेंज। जब भी पर्टिकुलर टाइम में चेंज आएगा तो वह कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज को दर्शाएगा, और स्मॉल के लिए हम लोग साइन यूज करते हैं स्मॉल d, इसलिए d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें टाइम लगा कितना? dt, एक स्मॉल टाइम यूज हुआ dt। तो dt समय में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज आया, कितना? dp। अब अगर हम इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करें तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू होगा यहां प्लस, रिएक्टेंट के साथ माइनस और प्रोडक्ट के साथ प्लस। प्रोडक्ट के साथ प्लस क्यों? क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए यहां पर प्लस साइन यूज होता है। तो प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप देगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? बहुत आसान है। अगर आपको ग्राफिकल व्यू से इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना हो तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्लोप आप ड्राइंग करते हैं उस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लीजिए। तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम t पर आपको स्मॉल चेंज देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। चूंकि यहां स्मॉल चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, तो वहां d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r या d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p यूज होगा, और टाइम लगेगा dt। तो और रेट का सूत्र होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो dp अपॉन dt या dr अपॉन dt हो जाएगा। रिएक्टेंट के साथ निगेटिव साइन इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना है। निगेटिव साइन मीन्स समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, पॉजिटिव मीन्स समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। ये था ग्राफिकल व्यू से इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका विथ टेंजेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस केमिकल रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग कैसे करेंगे आइए अच्छी तरह से जानते हैं। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन,
मैंने काल्पनिक रिएक्शन को कंसिडर कर ली, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D, ये हुआ आपका रिएक्टेंट और C और D हुआ आपका प्रोडक्ट्स। और ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये बच्चों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ। क्या हुआ बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने लिखा यही है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ A, B, C and D respectively। तो A का गुणांक स्मॉल a B का गुणांक स्मॉल b C का गुणांक स्मॉल c D का गुणांक स्मॉल d, ये कहलाता स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आइए हम इस रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करें। ध्यान देंगे बच्चों, एक बार सीख लेंगे तो फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस रेट, पहले हम इस रिएक्टेंट A का इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बोलो, A हमारा क्या है, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? तो आप कहेंगे सर रिएक्टेंट है। और मैंने भी सिखाया रिएक्टेंट के साथ कौन साइन इस्तेमाल करोगे, माइनस। यहां पहले यूज कर लेंगे बच्चों माइनस। क्लियर? अब A का देखो यहां कोएफिशिएंट क्या है, A। जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट जो आगे पढ़ेंगे को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट से यहां डिवाइड करेंगे। जैसे यहां A रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, A से यहां डिवाइड करना, यानी कोएफिशिएंट से यहां भागा देना होता है। तो A से भागा देंगे तो A नीचे आएगा, या लिखेंगे बच्चों 1/A, यानी जो कोएफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल यहां कर देना है। A का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A, A से यहां डिवाइड हो गया, -1/A। अब हम चूंकि इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट को D से रिप्रेजेंट होता है, यहां लगाएंगे D, यानी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो D concentration of A upon dt। A रिएक्टेंट का इंस्टेंटेनियस रेट को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो रिएक्टेंट के साथ निगेटिव साइन, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, इसलिए A का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/A, और रेट का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के साथ D लेटर का यूज कर लेना है। अब सबके साथ अब हम मान लो B का करते हैं, इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू, चलो बोलो B भी यहां रिएक्टेंट है, बोलो कौन साइन, माइनस। चलो B से क्या करना है, B का कोएफिशिएंट या स्मॉल b है, तो सर कोएफिशिएंट से यहां डिवाइड करना है, तो B का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/B। उसके बाद सर इंस्टेंटेनियस रेट है, यहां D लेटर यूज होगा, D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। बस सब में एक ही चीज करना है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ D लेटर यूज कर लेंगे, तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल टू। अब आ जाओ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ कौन साइन, प्लस, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के साथ। अब C का कोएफिशिएंट C है तो 1/C, फिर होगा D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू। अब लास्ट प्रोडक्ट है तो प्लस कोएफिशिएंट स्मॉल d तो 1/D, फिर यहां D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt हो जाएगा। कंप्लीट हमने इस केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। देखो कितना आसान है।
चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं इस पर। चलिए 2x प्लस 3y गिव्स 4z। चलिए ये हमारा कोई रिएक्शन है और आपको इसका इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करना है। कितना आसान, देखो r। चलिए अब अपना अपना कॉपी में करिए। देखो यहां x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 4 और कोफिशिएंट से क्या करना बच्चों, डिवाइड करना होता है। चलो बोलो x यहां क्या है, रिएक्टेंट, यहां कौन साइन बोलो सर, माइनस। ठीक, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इनटू concentration upon time। तो d concentration of x, d concentration of x upon dt हो जाएगा, इक्वल टू। कितना अच्छा आसान है। फिर आ जाओ, y भी रिएक्टेंट है, दिया माइनस साइन, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 d concentration of y upon dt हो जाएगा, इक्वल टू। अब जाओ जेड का, जेड क्या है बच्चों मेरा यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होगा। कोफिशिएंट 4 है तो 1/4, 4 से डिवाइड हो गया। रेट का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन टाइम। चूंकि इंस्टेंटेनियस रेट है तो दोनों के साथ डी लेटर यूज करेंगे, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन dt हो जाएगा। मजा आया, एकदम आसान है, कोई परेशानी है क्या, नहीं। चलिए एक और रियल करते हैं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। चलिए एक रियल रिएक्शन ले लिए। अब मान लो एग्जाम यही आ गया कि इस रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करें, आराम से आप कर देंगे सर, आर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू, चलो N2 है बच्चों, बोलो N2 का कोफिशिएंट यहां कितना है, बोलो 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 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1, लिखने का कोई औचित्य नहीं है ये, बस केवल यहां क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, रिएक्टेंट है, फिर लगा देंगे 1/1, 1 हो जाएगा। तो D concentration of N2 upon dt इक्वल टू, चलो दूसरा रिएक्टेंट आ जाओ, H2 रिएक्टेंट है तो पहले माइनस साइन ले लो। बोलो यहाँ हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट कितना है 3, 3 से पहले डिवाइड करो 1/3 D concentration of H2 upon dt इक्वल टू, दोनों रिएक्टेंट का हो गया। अब प्रोडक्ट का, चलो प्रोडक्ट है तो प्लस साइन यूज करोगे, क्लियर। चलो अमोनिया का कोफिशिएंट बोलो कितना है, देखो देखो इसका गुणांक कितना, देखो 2, तो 2 से पहले डिवाइड करो 1/2, फिर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। बोलो अब इस तरह से कोई भी रिएक्शन अगर दिया जाए तो अब आप आसानी से इसके इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट कर दोगे या नहीं, तो मुझे उम्मीद है आपका कमेंट आएगा यस, आप बहुत आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, बस ये ख्याल रखना है कि इंस्टेंटेनियस में डी यूज करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के साथ डी लेटर, रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव, प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव, बस क्लियर। एक और चीज यहां नोट कर लेना बच्चों, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है, उसमें है 3x प्लस y गिव्स 2z, ठीक। अब क्या अगर हमें ये लिखना हो
rate of disappearance of x, rate of disappearance of x। देखो x यहां मेरा रिएक्टेंट है, मैंने कहा था रिएक्टेंट के साथ कौन वर्ड लगेगा, डिसअपियरेंस। यस किलो। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, हमें एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स। ठीक, यानी समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, डिसअपियर होता है, इसलिए रिएक्टेंट के साथ डिसअपियरेंस टर्म यूज होता है। तो बच्चों जब आपको डिसअपियरेंस पूछे या अपियरेंस पूछे तब वहां कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है। तब क्या करना बच्चों, कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है, तब सिंपल डिजाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। जैसे आपको पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, तो आपको क्या मांगा, एक्स का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो ऐसे करेंगे डिजाइन, एक्स यानी रिएक्टेंट है तो माइनस, और मैंने भी क्या कहा, जब डिसअपियरेंस या अपियरेंस पूछे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना। जैसे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, या 3 यूज नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे यहां डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी, है ना। आपको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट करना है। इतना बराबर व्हाट, क्या होगा, इसका जो मान आएगा वही हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स होगा। ये बात समझ में आई बात। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाएंगे तब तो समय कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसी का मांगा जाएगा तब वहां कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं देना है, तब सिंपल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम से उसको डिजाइन करना है, वही हमको कैलकुलेट करना है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स का मतलब हुआ हमसे मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है माइनस dx अपॉन dt का मान कितना होगा। उसी तरह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y का तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी यहां 1 भी है, वैसे कुछ भी रहता तो हम यूज नहीं करते, यानी हमसे मांग रहा है माइनस डी concentration of y upon dt equal to what, rate of appearance of z। अब देखो मैंने क्या कहा, जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछेगा तो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। जैसे जेड का कोएफिशिएंट 2 है तो यहां 2 से डिवाइड नहीं करना, 2 को यूज नहीं करना है, यानी हमसे क्या मांग रहा है, प्रोडक्ट है तो प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन डी डी, बस। यानी जब भी हमें इस क्वेश्चन, अगर इस रिएक्शन के थ्रू हमें से पूछा जाता कि रेट ऑफ अपीयरेंस निकालिए जेड का, तो हमको प्लस डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू व्हाट, यानी हमको प्लस डी जेड अपॉन डी टी का मान यहां ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा अच्छा से माइंड में रखेंगे कि जब भी आपसे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस पूछा जाए तो वहां कोएफिशिएंट का यूज नहीं करना, बस सिंपली कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू व्हाट, वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हर चीज आप समझ गए कि हम इंस्टेंटेनियस रेट को किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट आते हैं।
आइए अब हम लोग एवरेज रेट को स्टडी करते हैं। इससे पहले आपने इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा, उसमें क्या था बच्चों कि इंस्टेंट टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, और इंस्टेंट टाइम पर जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो वो स्मॉल चेंज आता है। एक स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। अब आते हैं एवरेज रेट, RAV, एवरेज रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन measured over a long time interval is called average rate। अगर लंबे समय अंतराल के बीच दो लॉन्ग टाइम इंटरवल, दो लंबे समय अंतराल के बीच, यानी अगर दो समय के बीच एक अच्छा गैप हो, तो दो लंबे समय अंतराल के बीच अगर हम रेट को मेजर्ड करते हैं, ज्ञात करते हैं बच्चों, तो वह कहलाएगा एवरेज रेट। तो अगर इंस्टेंट टाइम पर मेजर करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट, अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल के बीच रेट मेजर्ड करेंगे तो वह हमारा एवरेज रेट होगा। इसमें दो समय अंतराल के बीच रेट मेजर्ड होगा। एक समय मान लेंगे T1, दूसरा समय T2, T1 और T2 के बीच एक लॉन्ग गैप हो गया टाइम का, तो T1 T2 के बीच जो रेट मेजर्ड होगा वो हमारा कहलाएगा बच्चों एवरेज रेट। दोनों में क्या डिफरेंस समझा? वहां एक पर्टिकुलर टाइम था केवल T, वहां एक इंस्टेंट टाइम पर हमने रेट को मेजर्ड करा था, इंस्टेंटेनियस रेट। यहां क्या है? टू लॉन्ग टाइम इंटरवल, यानी दो लंबे समय अंतराल के बीच अगर हम रेट को मेजर्ड करेंगे तो हमारा कहलाएगा बच्चों एवरेज रेट। यानी अगर कहीं टाइम इंटरवल हो, इंटरवल मतलब आप समझ रहे, इतना समय से इतना समय के बीच अगर हम रेट को मेजर्ड करेंगे, रेट का मापदंड करेंगे, तो वह कहलाएगा एवरेज रेट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, और एवरेज रेट को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों किससे? डेल से, यानी डेल्टा से, क्योंकि इसमें दो समय के बीच की बात है। यहां कॉन्सेंट्रेशन में काफी चेंज आएगा। T1 समय पर मानो कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और T2 समय पर मानो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर C2 हो गया। यहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा, इसलिए यहां साइन यूज होगा डेल, क्योंकि डेल का अर्थ चेंज भी होता है। तो कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन R गिव्स P, R रिएक्टेंट हुआ, P प्रोडक्ट हुआ। अब देखो ये स्लोप, आप खुद भी स्लोप बना सकते हैं। एक्स और वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दो एक्सिस, और रिएक्टेंट का स्लोप आपको पता है, ऊपर से नीचे ड्रॉइंग होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन घटता है रिएक्टेंट का। अब देखो ये रिएक्टेंट का स्लोप आपने ड्रॉ कर ली। अब मान लो बच्चों कि कुछ समय 0 से जब आगे हुआ समय T1 हुआ, मानो कि T1 समय पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा, तो हमने पाया कितना? C1। देखो यहां पर T1 समय पर, T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों? C1। और जब टाइम T1 से बढ़कर T2 हो गया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से घटकर C2 हो गया। देखो T2 टाइम पर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, देखो 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 कितना C2। तो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 था, और जब टाइम T1 से T2 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन C1 से घटकर कितना हो गया बच्चों? C2 हो गया। पूरा क्लियर नजर आ रहा है? T1 समय पर C1 कॉन्सेंट्रेशन था, और जब समय कुछ व्यतीत हुआ
समय T1 से T2 हो गया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से घटकर C2 हो गया। और आपको पता है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, C1 से घटकर C2 हो गया। अब जो दो लॉन्ग टाइम इंटरवल पर हमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज होते हुए देखा, तो लॉन्ग टाइम इंटरवल पर जो अभी हम रेट को मेजर करेंगे वो हमारा कहलाएगा बच्चों एवरेज रेट। देखो एवरेज रेट इक्वल टू, ये हम किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज दिखा रहे हैं, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट के साथ वही चीज सेम बात होगा, माइनस साइन लगेगा, सेम डिजाइन होगा जैसे आपने इंस्टेंटेनियस का क्या था, केवल वहां डी था, यहां डी के स्थान पर डेल का साइन यूज करना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रिएक्टेंट के साथ माइनस, और रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ कौन साइन यूज करना है बच्चों, डेल्टा का यूज करना है। तो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल टी। अब डेल मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज। तो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर को हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल आर के प्लेस पर लिखेंगे, माइनस साइन तो रहेगा ही, यहां लिखेंगे C2 माइनस C1, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल टी, यानी चेंज इन टाइम, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। देखो एवरेज रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज कि फाइनल टाइम पर का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, इनिशियल टाइम का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, यानी आपको फाइनल और इनिशियल दोनों कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, तो पहले हम ऐसे डिजाइन कर लेंगे। फिर डेल आर का मतलब ही हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन C2 माइनस C1, C2 C1 मालूम है, अपॉन डेल टी चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। तो आपका शुरू में जो टाइम रहेगा वो T1 होगा, जो बाद का टाइम होगा वो T2 हो जाएगा, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आराम से आपका एवरेज रेट निकल जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का स्लोप कहां, तो ओरिजिन से आगे बढ़ता है ऊपर की तरफ। मान लेते हैं कि जब टाइम T1 हुआ तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पर था C1, और जब टाइम T1 से बढ़कर T2 हुआ तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से बढ़कर कितना हो गया बच्चों, C2 हो गया। देखो T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C2। जब टाइम T1 से T2 हुआ तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से बढ़कर C2 हो गया। और आपको पता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज करता है, तो C1 से बढ़कर C2 हो गया। तो एवरेज रेट प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन, वैसे आप प्लस यहां नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो कोई साइन का नहीं मतलब वहां ऑलरेडी प्लस ही होता है, या प्लस दिखाइए या ना दिखाइए। और एवरेज रेट को डिजाइन करते हैं डेल्टा से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ डेल्टा साइन यूज करेंगे, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और यहां डेल मतलब क्या होगा बच्चों, चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया और उसमें जो समय लगा, हो जाएगा बच्चों C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो बेहद आसान था ये एवरेज रेट। तो वहां था टेंजेंट ड्रॉ करते थे, क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट मेजर करना था। यहां क्या, दो लॉन्ग टाइम इंटरवल हम लोग यूज कर रहे हैं, एक T1 और T2, उसके बीच जो चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में, उसके द्वारा जो रेट डिजाइन कर होगा या मेजर्ड होगा वो हमारा एवरेज रेट हो जाएगा। ठीक, ये रिएक्टेंट का हमने एवरेज रेट दिखाया और यह हमने प्रोडक्ट का एवरेज रेट को रिप्रेजेंट किया। उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिजाइन करने का तरीका सेम होगा, बस वहां डी तो यहां उसके प्लेस पर डेल्टा यूज होगा। एवरेज रेट देखो, ए रिएक्टेंट है तो क्या लगाओगे बच्चों, माइनस। और मैंने क्या कहा,
जब इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहाँ ए का कॉफिशिएंट ए है तो 1/a डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह दूसरा रिएक्टेंट बी का करें तो बी का हो जाएगा, बी का कॉफिशिएंट बी है तो रिएक्टेंट है तो पहले माइनस साइन लगाएंगे, बी का कॉफिशिएंट बी है तो बी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट्स का करेंगे तो देखो सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कौन साइन बच्चों प्लस, तो नहीं भी साइन देंगे तो उसका अर्थ प्लस ही होगा। तो सी का कॉफिशिएंट सी तो 1/c डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह इक्वल टू डी भी हमारा प्रोडक्ट है, यहां भी वही प्लस साइन यूज होगा, तो यहां कॉफिशिएंट डी है तो 1/d डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टी। कितना आसान। चलिए इस पर एक सवाल बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है मेरा बच्चों x प्लस 2y gives 3z। चलो फटाफट करो, एवरेज रेट डिजाइन करना, जल्दी जल्दी बोलो। बोलो x रिएक्टेंट है, क्या लगेगा माइनस, x का कोएफिशिएंट 1 तो 1/1 1 ही रहेगा, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन डेल्टा t इक्वल टू y भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन लगता है, y का कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 2 से डिवाइड करना होता है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल्टा t इक्वल टू। फिर बताओ जेड प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, 2 या ना तो प्लस ही होगा, जेड का कोएफिशिएंट 3 तो 1/3 कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड अपॉन डेल्टा टी। अब एक रियल रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है बच्चों H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। एवरेज रेट डिजाइन करना है, चलो करो। H2 रिएक्टेंट है माइनस, H2 का कोएफिशिएंट बोलो कितना आया 1 तो 1/1 1 ही हो जाएगा, तो जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू। I2 का भी कोएफिशिएंट 1 है लेकिन I2 रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू। प्रोडक्ट है तो प्लस साइन, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का देखो कोएफिशिएंट कितना 2 से डिवाइड करोगे 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। सीखे बच्चों। चलो फिर एक तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। चलो एवरेज रेट डिजाइन करना है, करो कॉपी पे। N2 नाइट्रोजन गैस मेरा रिएक्टेंट है माइनस, और देखो N2 गैस का कोएफिशिएंट यहां देखा जाता है, बोलो कितना 1 तो 1/1 1 ही होगा, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू। फिर रिएक्टेंट है माइनस, हाइड्रोजन गैस का कोएफिशिएंट देखो कितना बच्चों 3 तो 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू। अमोनिया प्रोडक्ट है तो प्लस साइन यूज होगा। चलो अमोनिया का कोएफिशिएंट देखो 2 तो 1/2 2 से कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा T। मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह के रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को समझ गए। देखो दोनों को डिजाइन करने का तरीका सेम है, बस उसमें डी लगता है जो कि स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज, इसमें डेल्टा लगता है क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज होता है। यहाँ 2 लॉन्ग टाइम इंटरवल के बीच हम लोग रेट को मेजर करते हैं। सेम तरीका है, हर कोई सेम है। आप स्लोप भी खुद से कर सकते हैं, बस स्लोप खींचेंगे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, किसी टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C1 मान लोगे इनिशियल, और फिर टाइम T1 से चेंज होकर T2 होगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से घटकर C2 होगा।
प्रोडक्ट में क्या होगा, T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 होगा, तो T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 से बढ़कर C2 हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट का समय के साथ कॉन्सेंट्रेशन घटता है। और डेल मतलब यहां क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो C2 माइनस C1। उसी तरह चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C2 माइनस C1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मजा आ गया। इंस्टेंटेनियस का अलग स्लोप बना के दिखाए, एवरेज का अलग स्लोप बना के दिखाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और डिजाइन करने का तरीका बिल्कुल आसान है, एकदम मस्त डिजाइन है। डिजाइन करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, तो आज की क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट को क्लियर कर दिया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, मजे लीजिए पढ़ाई का और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के बच्चों टेक केयर एंड बाय।